अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, उच्चतम कीमत या जिसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। उच्चतम कीमत क्या होती है? तो परिभाषा देखेंगे। उच्चतम कीमत से अभिप्राय सरकार द्वारा वस्तु की अधिकतम कीमत के निर्धारण से है, जो विक्रेता ग्राहकों से वसूल कर सकता है। अर्थात सरकार किसी वस्तु को बेचने की अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है कि अमुक वस्तु इस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं बेची जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, यदि चीनी की कीमत लगातार बढ़ रही है तो सरकार को इस बारे में विचार करना होता है और वह इस बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए प्राइस सील कर देती है, उच्चतम कीमत निर्धारित कर देती है। जैसे कीमत बढ़ के 60 रुपये प्रति किलो हो जाती है और सरकार कहती है 60 रुपये प्रति किलो से अधिक कोई बेच नहीं सकता। इसका अर्थ है कि जो विक्रेता है, बेचने वाला, वो आपसे 60 रुपये तक ले सकता है, उससे कम भी ले सकता है, लेकिन 60 रुपये से अधिक पर वह वस्तु को नहीं बेच सकता। यह इलीगल होगा क्योंकि सरकार ने उच्चतम कीमत का निर्धारण कर दिया है। अब ऐसी समस्या क्यों होती है, इसे चित्र द्वारा समझेंगे। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक बाजार संतुलन में है। डीडी मांग वक्र, एसएस मांग वक्र, डीडी और एसएस वक्र हैं जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं। संतुलन कीमत कितनी है? ओपी। संतुलन मात्रा कितनी है? ओक्यू। अब यहाँ पर उच्चतम कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वस्तु की मांग अधिक है और पूर्ति कम। मांग अधिक और पूर्ति कम कैसे? हमने पढ़ा था अतिरिक्त मांग। अतिरिक्त मांग का अर्थ होता है मांग अधिक होना और पूर्ति कम होना। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मांग कितनी है? ओ से Q2 तक, तो मांग है OQ2 और पूर्ति कितनी है? OQ1, जबकि हमें चाहिए कितना? OQ। तो यहाँ पर मांग बहुत अधिक है और जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो लोग उसे अधिक कीमतों पर खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं मांग वाले पार्ट में। तो ऐसे में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है क्योंकि उसकी कमी है और मांग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में सरकार यह निर्धारित करती है, निश्चित करती है कि ऐसी वस्तुओं पर उच्चतम कीमत निर्धारित कर दी जाए, अर्थात उनकी प्राइस सील कर दी जाए कि इस कीमत से अधिक पर वह वस्तु नहीं बिक सकती। ऐसा क्यों करती है या ऐसा करने के क्या कारण होते हैं या प्रभाव होते हैं? क्योंकि यदि उच्चतम कीमत को निर्धारित नहीं करेंगे तो वस्तु की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और लोगों को यह सरलता से नहीं मिल पाएगी। जो गरीब व्यक्ति हैं वे इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उच्चतम कीमत यदि लंबे समय तक जारी रहती है, ये प्राइस सीलिंग यदि लंबे समय तक जारी रहती है, तो इससे काला बाजारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बैकडोर सप्लाई। विक्रेता क्या करता है? वस्तु को इकट्ठा करता रहता है और इलीगल तरीके से या बैकडोर से उस वस्तु को अधिक कीमत पर बेचता है। काला बाजारी क्या होती है? काला बाजारी होती है किसी वस्तु को अधिक ऊंची कीमतों पर बेचना। तो वह 60 रुपये से अधिक कीमत पर चीनी बेचेगा, तो ऐसे में क्या होगा? काला बाजार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कौन कौन से समाधान करना चाहिए कि जिससे कि यह अतिरिक्त मांग की जो समस्या है या उच्चतम कीमत की समस्या है, इसको किस प्रकार से निपटा जा सके? तो अतिरिक्त मांग की समस्या के निपटारे के लिए यह दोनों आपस में संबंधित है, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अतिरिक्त मांग क्या है? उच्चतम कीमत। अतिरिक्त मांग के कारण ही उच्चतम कीमत निर्धारित होती है। तो हमें सोल्यूशन किसका करना है? अतिरिक्त मांग का। इसका सोल्यूशन करेंगे तो उच्चतम कीमत की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो अतिरिक्त मांग के समाधान के लिए सरकार राशनिंग कर सकती है। राशन की दुकानों पर सस्ती दाम पर चीनी या वस्तुएं बेच सकती है, जिससे कि गरीब लोगों को सही कीमत पर सही मात्रा में वस्तुएं या सही सस्ती वस्तुएं मिल जाएंगी। और जब वस्तुएं सरलता से उपभोक्ताओं को मिलेगी तो वस्तु की जो मांग है वो कम होने लगेगी और कीमतें भी कम होने लगेंगी। तो यह इसके उपाय हैं। अब हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। यह है न्यूनतम कीमत। हमने पढ़ा अधिकतम कीमत, अब न्यूनतम कीमत या फ्लोर प्राइस। न्यूनतम कीमत का निर्धारण, और न्यूनतम कीमत का निर्धारण भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो परिभाषा देखेंगे।
न्यूनतम कीमत से अभिप्राय सरकार द्वारा वस्तु की न्यूनतम कीमत के निर्धारण से है, जो उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी जाती है। अब न्यूनतम कीमत का निर्धारण भी क्यों करना पड़ता है सरकार को, यह समझेंगे। यह मुख्यतः कृषि वस्तुओं पर लागू होती है। जो कृषि वस्तुएं होती हैं जैसे गेहूं, धान, गन्ना, जब किसान अपने उत्पाद को, अपनी फसल को बेचता है तो उसे सही कीमत नहीं मिल पाती और बिचौलिए या आड़ती उसे सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सबकी फसल एक ही समय पर पककर तैयार होती है। फरवरी मार्च में जैसे गेहूं, धान होता है, वो भी पककर तैयार होता है। तो ऐसे में कीमतें क्या है, पूर्ति बहुत ज़्यादा है, वस्तु की पूर्ति अधिक है लेकिन मांग कम है। हर कोई किसान, प्रत्येक किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास में सुविधाएं नहीं होती, उसके पास में गोडाउन नहीं होते, गोदाम नहीं होते कि वह उनको संभाल कर रख सके। चूहे द्वारा खाए जाना, कीड़े लगना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो किसान चाहता है उसकी फसल जल्दी से जल्दी बिक जाए। ऐसे में वह कम कीमत पर बेचने को तैयार होता है, लेकिन वह अकेला नहीं होता जो कम कीमत पर बेचने को तैयार है। प्रत्येक किसान चाहता है जल्दी से जल्दी वह फसल को बेच दे। तो ऐसे में कीमतें कम होने लगती है और कीमतें कम होने के कारण किसान को नुकसान होने लगता है। इसीलिए सरकार न्यूनतम कीमत का निर्धारण करती है, जिससे कि उस कीमत से नीचे कोई भी वस्तु को वह बेच नहीं सकता और कोई खरीद नहीं सकता। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी कहते हैं, जिसके कारण आजकल किसानों का आंदोलन हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम कीमत एक ही बात है। फ्लोर प्राइस आ जाए या फिर MSP आ जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो सेम डेफिनेशन रहेगी। अब इसे चित्र द्वारा समझेंगे। चित्र में संतुलन है, DD मांग वक्र है, SS पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। E बिंदु यहाँ लिखा नहीं है, लिख लेंगे। और साम्य कीमत कितनी है, OP। साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा OQ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मांग कितनी है, सिर्फ OQ1 मांग इतनी है। ये मांग पर काट रहा है ना, मांग है OQ1। पूर्ति कितनी है, OQ2। पूर्ति अधिक है, मांग कम है। तो पूर्ति अधिक होने के कारण ही किसान उसे कम कीमत पर बेचता है और दूसरा आड़ती या बिचौलिए जो होते हैं वे कीमत कम पर खरीदना चाहते हैं। तो इसके अंदर समस्या यही होती है, प्रभाव यही होता है कि किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता। यह अतिरिक्त पूर्ति की भी समस्या है, जो हमने पढ़ा था कि यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है, अतिरिक्त पूर्ति के कारण, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अतिरिक्त पूर्ति के कारण ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अब क्या समाधान किए जाए इसके लिए? तो समाधान सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि सरकार स्वयं किसानों से उनका अनाज, फसलें खरीदने को तैयार रहे। पहला समाधान ये है, और वह भी किस पर, MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। दूसरा, किसान को सरकार गोदाम की सुविधा दे सकती है। सरकार नए नए गोडाउन बना करके, गोदाम बना करके कुछ नाम मात्र उनसे फीस या पैसे लेकर के उनकी फसल को सुरक्षित रखवा सकती है गोदाम में। तीसरा, जो किसानों का अतिरेक है, जो बचा हुआ माल है, उसे वे दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ हो, उनकी फसलों का सही मूल्य उन्हें मिल पाए। तो यह कुछ सुझाव हैं, समाधान हैं, जिससे क्या होगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के संदर्भ में। यह दोनों ही प्रश्न जो हमने किए हैं, अधिकतम कीमत और न्यूनतम कीमत, सभी बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इस पार्ट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति फलन इस प्रकार से दे रखे हैं। हमें मांग फलन और पूर्ति फलन दे रखे हैं। QD, D फॉर डिमांड, तो फलन दे रखा है 500 - P। QS, S मतलब सप्लाई, तो पूर्ति फलन दे रखा है -100 जमा में 4P। हमें दोनों फलन दे रखे हैं। हमें निकालना है संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा।
तो जैसा कि हम जानते हैं, संतुलन कहाँ पर स्थापित होता है? बाजार संतुलन वहाँ स्थापित होता है जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होते हैं, अर्थात QD बराबर होगा QS के। तो QD बराबर QS होता है। QD की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? QD की वैल्यू दे रखी है 500 माइनस P, वैल्यू पुट करेंगे। और QS की वैल्यू कितनी दे रखी है? -100 प्लस 4P, हमें वैल्यू पुट करनी है। 500 है, इधर -100 है, -100 बराबर के इधर आएगा तो +100 हो जाएगा, और यहाँ पर P है माइनस का, इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 500 और 100 600 जब बराबर 5P, 5P के साथ में गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, नीचे आएगा। 600 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 120। तो P हमारा आ गया प्राइस। ये प्राइस क्या है? ये है हमारी संतुलन कीमत। संतुलन कीमत हमारी 120 आ गई है। अब हमें निकालनी है संतुलित मात्रा। तो संतुलित मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए मांग कितने की जा रही है, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी फलन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम इसके अंदर मांग फलन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। QD बराबर 500 माइनस P, P की वैल्यू पुट करेंगे 120, जो हमने निकाला था P। 500 में से 120 गए तो कितना आया? 380 इकाइयाँ। तो हमारा संतुलित मात्रा कितनी आ गई? 380। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसे हल किया जाता है। इसमें एक एडिशन यह होता है कि हमें दो चीज़ें निकालने को दी जाती है। पहला हमें बोला जाता है, इसी तरह से पूरा प्रश्न आता है, और बाद में दूसरा पार्ट है, उसके अंदर बोला जाता है यदि मांग फलन बदल दें या फिर पूर्ति फलन बदल दें तो सेम फॉर्मूला लगता है, जो बदला हुआ है उस नए वाले को रख देंगे, चाहे वो मांग फलन दे रखा हो चाहे पूर्ति फलन दे रखा हो। तो ऐसा क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सभी को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।